हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का ग्रामर। इसमें आपकी संपूर्ण हिंदी रहेगी A to Z, ठीक है। और इसका ये मॉक टेस्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो जो हिम स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो आपने ये क्या करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। जो भी बंदा पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक बात और, इन जो भी आपकी वीडियो अपलोड करी गई है, चाहे मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, या फिर आपकी हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ से आप इजीली सभी वीडियो को आराम से देख सकते हो, ठीक है। ऐसे प्लेलिस्ट के बगैर ढूंढना मुश्किल होता है, आपकी सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो इजीली देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। आपने बताना है ये कि जो हिंदी है अपनी, वो किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो वो है अपनी भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो हिंदी जो अपनी वो कौन सी भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आपने बताना है यहाँ पे कि जो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है। वो हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है। तो अपने भारत में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, मतलब हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है, लैक्किक संस्कृत से हुआ है, पाली संस्कृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो अपने हिंदी भाषा का जो जन्म है, उद्भव है, वो उद्गमन है इसका, वो उद्भव है जो मतलब ओरिजिनेट हुए कहाँ से हुई है? अपभ्रंश से आई है अपनी। जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छह ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना अपना, ठीक है। ये आपके आपके वर्णों से चैप्टर आ गया। वर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका किसी भी एग्जाम के लिए। पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ये और एक बात और, ये स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी नहीं है, सब के लिए। जो पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो अपने पटवारी के एग्जाम कर रहे हैं, जो पटवारी बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मस्त अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो अपना छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, आपने ये बताना है। ये दंत्य है, या फिर ओष्ठ्य है, या फिर तालव्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, च हो गया, छ हो गया, ठीक है, ज हो गया, और झ हो गया, और अणे हो गया। ये कौन से हैं? ये आपके तालव्य ध्वनि है। कौन सी? तालव्य ध्वनि है। और इनका वर्ग कौन सा है? और आते हैं च वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? ये च वर्ग में आते हैं, ठीक है। आपको ये पूरी सारणी पता होनी चाहिए, मैंने पीछे करवा रखी है ये सारणी जितनी भी आपकी वर्णों की। आप वहाँ से पीछे से वीडियो को ध्यान से देखिए, वहाँ से लेक्चर अटेंड कीजिए, और फिर आगे आपको और आसान रहेगा लेक्चर को अटेंड करने में, ठीक है। तो आप जो पढ़ते हैं उनको माइंड में रखिए, भूलने मत दीजिए। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको शायद लग गया पता है, ठीक है। क्या होगा? तालव्य होगा, ओष्ठ्य नहीं होगा, दंत्य नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपने बताना कि कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो वो कौन सा है? श नहीं है, या श नहीं है, त्र नहीं है, ज्ञ नहीं है। तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो आपका श नहीं है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आ गया क्ष आपका, ठीक है, और एक आ गया त्रय, और एक आ गया आपका ज्ञ। बनते कैसे आपको ये भी पता होना चाहिए। क जमा श, क्ष बन गया, ठीक है, हलांत लगाना चाहिए क के नीचे। फिर त्र, त जमा र। फिर ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है आपका? ज जमा अण्य। ये क्या हो गया? ज्ञ। तो ये तीन संयुक्त व्यंजन ये आपको पता होने चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपने जो है इसमें जो शुद्ध वर्तनी बताना है कि इसमें सही अक्षर जो वो कौन सा लिखा है। तो उन्नति शुद्ध वर्तनी है, या उन्नति है, या उन्नति है। तो तीनों उन्नति है, पर अपना सही जो वो टिक करना, ठीक है। तो ये जो शुद्ध वर्तनी है इसकी D1 है, उन्नति। उन्नति को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा उन्नति में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। आपने इसमें क्या बताना है? आपने इसमें भी यही बताना है कि जो सही है शब्द वो बताना है। इनमें से एक सही है, ठीक है, बाकी गलत तो इसमें सारे, ये एक सही होगा, वो बताना अपना है। तो दुर्गम कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ए जैसे लिखा गया ऐसे लिखा जाता है दुर्गम, या ऐसे लिखा जाता है, या ये दुर्गम है, या ये दुर्गम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दुर्गम, ऐसे लिखा जाता है। और एक बात यहाँ पे बताता हूँ आपको,
जैसे ये जो र लगा, अगर इस अक्षर के ऊपर र लगा है तो ये यहाँ पड़ जाता है र, और अगर ये म यहाँ लगा होता है तो ये दो ग रम हो जाना था, ठीक है, दो ग रम। तो ये जो रो है ये इस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसकी सही वर्तनी क्या है, दुर्गम, दुर्गम। ये र को यहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है, जब इसके ऊपर लगा था, अगर इसके ऊपर लगा जाए तो वो यहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, ये चलता है सिस्टम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोलते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं हम। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम संधि कहेंगे, ठीक है, उसे हम समास कहेंगे, ठीक है, उसे हम उपसर्ग कहेंगे या प्रत्यय कहेंगे। आपने बात यहाँ ध्यान से सुननी है। यहाँ पे बोला है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहेंगे, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम संधि कहेंगे। तो क्या समझे आप, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे संधि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संधि कितने प्रकार की होती है। अब ये पहले पूछा गया था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। तो अभी यहाँ पूछा गया कि संधि कितने प्रकार की होती है आपकी। तो संधि आपकी एक प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। तो संधि जो आपकी वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होगी, एक होगी आपकी स्वर संधि, ठीक है, एक होगी स्वर संधि, दूसरी होगी आपकी कौन सी, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, थर्ड वन होगी आपकी कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपने ध्यान से जो है वो लेक्चर को देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि बीच में कई जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो आप मिस कर जाते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, ठीक है। आपने जो दयानंद है ये भाई अपना है दयानंद, तो इस भाई दयानंद में जो है कौन सी संधि लगी है आपने वो बताना है। इसमें गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है। तो भाई दयानंद में जो वो दीर्घ संधि है। कैसे, जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। यहाँ दो स्वर मिलाते हैं आपस में, ठीक है, दया जमा आनंद, समझ गए, ऐसा होता है ये दया जमा आनंद। अब ऐसे मत करना दया जमा आनंद, ठीक है, दया जमा आनंद, दया अलग शब्द है, आनंद अक शब्द है, ठीक है, दया दयानंद। तो क्या क्या बना यहाँ पे, दो स्वर कहाँ से आया आपको वो पता होना चाहिए। ये आ जमा आ जब आपस में मिलते हैं तो इज इक्वल टू आ ही बनता है, ठीक है। तो ये आ बन गया, और जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो संधि कौन सी होगी आपकी, संधि होगी दीर्घ। तो कौन सी संधि हुई आपकी, दयानंद। तो दयानंद आपकी जो संधि हुई वो हुई दीर्घ संधि, समझ गए। तो आई होप आपको सेशन जो है वो बहुत आनंद आ रहा होगा इसको सेशन में। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, तब तक चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आनंद के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। आपने हमें बताना है कि जो भाई उपसर्ग है वो कहाँ पे यूज होता है। तो वो होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो पहली पहली बात तो ये, आदि का मतलब होता है क्या, शुरुआत में, ठीक है, शुरू, आदि अंत, सुना होगा आपने, आदि अंत। तो मतलब उपसर्ग जो उपयोग होता है आपका वो शब्द के शुरू में होता है, शुरू में जो लगता है वो उपसर्ग होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि जो धातु या शब्द अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे हम। जो धातु या शब्द किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समास कहेंगे, उसे हम अव्यय कहेंगे, उसे हम उपसर्ग कहेंगे, उसके हम प्रत्यय कहेंगे। तो जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। भाई साहब बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय, ठीक है, समझ गए। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेते आता रहूँगा। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास भाइयों और बहनों के लिए कि आपने ये बताना है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड वाले भाइयों और पटवारी वाले भाइयों और पुलिस वाले भाइयों, आप सब ने ये बताना कि प्रयाग जो आपका प्रख्यात है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। सबसे पहली बात है उपसर्ग लगा जाता है कहाँ पे, सबसे आगे, आदि पढ़ा ना हमने, आगे, शब्द के आगे, ठीक है, शब्द के आगे जो लगा जाता है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। तो आपने बताना है कि प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, आपने बताना। आप बताइए, मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ यहाँ पे, प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है। तो प्रख्यात में जो आपका
प्र उपसर्ग या त उपसर्ग या प्रख या आत। तो पहली बात तो ये एक शब्द बना लीजिए, आपका क्या बन गया, ख्यात। ठीक है, तो पीछे जो बच गया, जो अकेला बच गया, वो होगा आपका उस उपसर्ग। तब प्र जो वो प्रख्यात में हमारा उपसर्ग भाई यूज हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समास का शाब्दिक अर्थ बताइए। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ बताना आपने कि समास का अर्थ है तो है क्या भाई। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप करना होता है, या विस्तार करना होता है, या विग्रह करना होता है, या विच्छेद करना होता है। तो समास जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों को संक्षेप करना। संक्षेप क्या करना है, कम से कम, कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो अर्थ प्रकट करना ही क्या होता है, समास का लक्ष्य होता है। ठीक है, समास का लक्ष्य होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को बताना, मतलब शब्द बिल्कुल छोटा हो, छोटा करके उसको मतलब विस्तार, उसका मतलब ये है कि मीनिंग जो उसका बड़ा हो। मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना ही हम समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। ठीक है, तो मतलब कम से कम शब्द को हमने इकट्ठा कर, तो संक्षेप हुए ना, ये कम हो गए, संक्षेप हुआ। और संक्षेप में किसी चीज का अर्थ जो वो ज्यादा बताना, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आपने ये बताना अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास याद रखना आप, जहां पर भी क्या, यथा, ठीक है, प्रति, निर्भर, ये भर है, ठीक है, निर्भर, अनु, आ, यथा, प्रति, निर्भर, अनु, आ आदि प्रत्यय लगे हो। ठीक है, ये सारे प्रत्यय न, प्रत्यय नहीं सॉरी, उपसर्ग है, उपसर्ग लगा हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यथा, प्रति, निर्भर, अनु, ठीक है, ये समास लगे तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो आपने बताना यहाँ पे अव्ययी भाव समास कौन सा है। अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि अव्ययी भाव कौन सा है। ग्रहगत है, आचार कुशल है, आचार कुशली है ना, हाँ भाई आचार कुशली है, प्रतिदिन है, कुमारी है। तो आपका जो इसमें अव्ययी भाव समास है वो प्रतिदिन है। कैसे, यथा, प्रति, निर्भर, अनु आदि प्रत्यय, आदि अप्रत्यय नहीं पर उपसर्ग लगे हो, वो जो समास होता है आपका कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। समझ गए। तो आई होप आपको सेशन को पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए और मज़े लीजिए हिंदी पढ़ने के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत सबसे पहले।